एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी हमने जैसे पिछले वीडियो में बात किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें हैं तो उसमें आपको बता दूं कि मैंने पूरा कंसेप्ट जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। उससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, तो आप उसको आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि वह काफ़ी आपका हेल्प करेगा। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रॉपर्टी, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी होगी और फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत से आपको प्रॉपर्टी मिलेंगे, लेकिन उसमें से हमें कुछ स्टडी ही करना है जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उसी का केवल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और देखते हैं यार, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करते हैं, यानी फर्स्ट जो पॉइंट है उसको लिखेंगे आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप इसका नोट्स बनाते जाएंगे तो आई थिंक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। ठीक है, तो देखने से समझने से कुछ होने वाला नहीं है। आप कोशिश करिए लिखने की, नोट्स बनाने की, जैसे जैसे बताया जाता है वैसे से आप नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, और कोशिश करिए अपने तरफ से भी कुछ एग्जांपल्स क्रिएट करने की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम फर्स्ट जो बात करेंगे वो है आपका सॉल्युबिलिटी। किसकी बात करेंगे? सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। अब सॉल्युबिलिटी मतलब होता है कितना अमाउंट जो होता है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो कितना सॉल्युबल हो, किस में सॉल्युबल होगा तो इसको देखना है। ठीक है, तो ये जो होता है, देखिए ये जो RX है तो R है और X है। ठीक है, तो ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। तो हम कहेंगे ये बॉन्ड कैसा है? पोलर। अब पोलर बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल क्या होता है? पोलर होता है, और मॉलिक्यूल पोलर है। तो जनरली अभी तक जो हमने पढ़ते हुए आया है वो हम ये पढ़े हैं कि पोलर जो होता है वो सब्सटेंस जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है, नॉन पोलर जो होता है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन इसमें अगर देखेंगे, और हमने ये भी देखा है कि वाटर जो होते हैं, ठीक है, वाटर जो होता है वो कैसा होता है? ये पोलर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डायपोल मूवमेंट होता है। तो हम कहेंगे ये पोलर है, ये भी कैसा है? पोलर है। तो पोलर पोलर डिजॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। तो एक टाइप का क्या है, ये एक्सेप्शनल केस है, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि व्हाई अल्काइल हैलाइड इज स्लाइटली आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड जो होता है वो बहुत कम अमाउंट में क्या आ रहा है, वो वाटर में डिजॉल्व होता है या होता ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा क्यों? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। किसका? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे ये डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ध्यान में ये रखना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है सबस्ट्रेट के साथ वही डिजॉल्व होता है वाटर के साथ। तो ये ध्यान में रखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड डू नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट इज इनसॉल्युबल इन या स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट हमें समझ में आ गया। दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं कि हम बात करेंगे इसकी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट, और उसके बाद बात करेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट समझने से पहले हमें इसके कुछ कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चैप्टर के लिए क्या मांगता है, कौन सा कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं, और हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। तो रटने से नहीं होने वाला, कंसेप्ट याद रखेंगे आपका हो जाएगा। जैसे क्या कह रहा है कोई क्वेश्चन, इसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो दो चीज़ें लगती हैं। देखिए एल्काइल हैलाइड है तो इसमें हमें दो कंसेप्ट लगाना है। एक आपको चेक करना है कि मोलर मास या मॉलिकुलर मास इसी को कहेंगे, या मॉलिकुलर वेट भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें वंडर वाल फोर्स, वंडर वाल हमें क्या करना है? फोर्स चेक करना है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वंडर वाल फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगी। जितना ज़्यादा मोलर मास होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। ये ध्यान में रखना है। अब वंडर वाल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? तो वंडर वाल फोर्स जो होता है वह डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। किस पर? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया जो है अगर वो आप इंक्रीज कर रहे हो तो इसका मतलब वंडर वाल फोर्स क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो सरफेस एरिया मतलब जैसे मान लो ये चुन्नू सा है और ये मुन्नू सा है बड़ा सा, तो ये चुन्नू सा है, इसका मतलब इसके साथ चुन्नू ही आएंगे, यानी छोटे छोटे। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आएंगे तो इसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो बहुत कम होगा। इसी को कहते हैं वंडर वाल फोर्स। या हम ऐसे कहें कि जैसे मान लीजिए ये कैप मैंने इस पर रख दिया, तो इस बोर्ड और इस कैप के बीच के जो सरफेस होंगे इस पे जो वंडरवाल फोर्स लगेगा, इस जो इंटरेक्शन होगा इसी को बोलेंगे वंडरवाल फोर्स। ठीक है,
उसी टाइप से अगर मान लीजिए मैंने कैप लगा दिया और ये पेन को रख दिया, अब पेन को क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी सरफेस एरिया बड़ा हो गया। और सरफेस एरिया बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या, ज़्यादा हुआ, तो इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा यानी वंडर वाल फोर्स होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो वंडर वाल फोर्स ज़्यादा होगा तो इसको रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो वही कह रहा है कि वंडर वाल फोर्स जो है एरिया, वंडर वाल फोर्स जो होता है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। अगर सरफेस एरिया बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, तो वंडर वाल फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। वंडर वाल फोर्स इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। अब एक और इसमें ध्यान में रखना है कि और क्या पूछ सकता है, तो इसमें किस किस टाइप के फोर्सेस लगते हैं एल्काइल हैलाइड में। तो देखिए आपका एल्काइल हैलाइड है, जैसे मान लिया आर है और हमने ले लिया यहाँ पर एक्स मतलब होगा माइनस और ये हो गया प्लस। एग्जाम्पल में देख लें, जैसे मान लिया हमने CH3 ले लिया और Cl ले लिया, तो ये जानते हैं ये माइनस है और ये क्या प्लस है। अगर एक मॉलिक्यूल हमने अब ले लिया टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, यानी 1 मोल ले लिया, तो 1 मोल में तो बहुत ज़्यादा 1 मोल में ये हो गया ड्रो नंबर, यानी कह सकते हैं 6.022 × 10⁻23 मोल मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ऐसे कैसे जुड़े होते हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नहीं तो पता चले CH3Cl उधर उड़ रहा है, ये भाई साहब इधर उड़ रहे हैं, तो ऐसे बहुत से भाई साहब होंगे जो इधर उधर उड़ेंगे। लेकिन होता क्या है कि एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं। कैसे होते हैं वो ध्यान देना। देखिए अगर हम देखें तो CH3Cl एक ये मान लेते हैं और यहाँ पर है आपका CH3, ठीक है, तो हम कहेंगे ये माइनस होता है और ये क्या होगा आपका प्लस। तो ये देखिए ये इसका प्लस इसका माइनस, तो आप जानते हो प्लस माइनस होगा। तो प्लस माइनस मतलब क्या, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो प्लस माइनस के बीच में क्या ये प्लस माइनस हो गया, तो इसी को बोलते हैं डाई। डाई मतलब 2 हो गया, पोल मीन्स हो गया पोलर, तो कह सकते हैं एक प्लस हो गया तो माइनस, तो इसको डाईपोल। ये भी उसी टाइप से प्लस माइनस है, ये माइनस है और ये क्या है आपका प्लस है, तो ये भी डाईपोल है। तो डाईपोल डाईपोल यानी 2 पोल के बीच में क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं डाईपोल डाईपोल इंट्रैक्शन। तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड में क्या लगता है, डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन। उसके बाद जानते हैं कि अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसका सरफेस होगा और सरफेस के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो वंडर वाल फोर्स। तो इसमें 2 टाइप के फोर्सेस लगते हैं। तो एक पर लगता है आपका डाईपोल डाईपोल और दूसरा जो लगता है वो लगता है वंडर वाल, ठीक है। तो क्या लगता है, वंडर वाल फोर्स लगता है, ठीक है। तो वंडर वाल फोर्स 2 फोर्सेस लगते हैं इसमें, ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कैसे कोरिलेट करते हैं। यानी अगर मान लीजिए बहुत से मॉलिक्यूल दे देते हैं और बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखो, तो कैसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट है कि अगर मान लो हमारे पास एल्काइल ग्रुप सेम हो लेकिन उसमें हैलाइड आप चेंज करो। जैसे मान लिया हमने CH3 ले लिया और यहाँ पर EF ले लिया, फिर CH3 ले लिया, हमने Cl ले लिया, CH3 लिया फिर Br ले लिया और CH3 ले लिया फिर I ले लिया। अब देखो तो देखिए यहाँ पर कार्बन है 1 है, देखो CH3 इससे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी। तब दूसरा देखेंगे तो दूसरा क्या है आपका फ्लोरीन है, यहाँ पर क्या है क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है ब्रोमीन है, यहाँ क्या है आयोडीन है। तो यहाँ देखो फ्लोरीन जो है उसकी स्मॉल साइज है, तो स्मॉल साइज है तो इसका मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल स्मॉल होगा, तो स्मॉल होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में वंडर वाल फोर्स कम लगेगा। यहाँ पर देखिए CH3Cl है, तो Cl क्या होगा, बिग मॉलिक्यूल्स हो गया, बड़ा हो गया, तो दूर से बॉन्ड बनाएगा, मॉलिक्यूल बड़ा हो जाएगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। यहाँ पर बात करेंगे CH3Br है और बड़ा हो जाएगा, सरफेस एरिया ज़्यादा, CH3I है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। क्लियर। तो सरफेस एरिया के बेसिस पे अगर हम बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, इसका और कम, इसका और कम, सबसे कम। ये बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये हो गया। दूसरा तरीका ये सकते हैं, यहाँ कंसेप्ट क्या लग गया, वंडर वाल फोर्स का। वंडर वाल फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हम मोलर मास की जगह पे मॉलिक्यूलर वेट। देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 9, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब इसका 9 होता है, क्लोरीन का कितना 17 होता है, ठीक है, इसका 35 होता है, आयोडीन का 53 होता है। तो आप जानते हो आयोडीन का एटॉमिक नंबर वेट देखेंगे तो 127 होता है। क्लियर। तो हम कहेंगे इसी टाइप से अगर देखेंगे क्लोरीन का है तो 35.5 होता है। तो हम कहेंगे अगर फ्लोरीन है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम आएगा, एटॉमिक वेट इसका और कम, क्लोरीन का और ज़्यादा होगा, ब्रोमीन का और ज़्यादा और आयोडीन का सबसे ज़्यादा। तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट जब ज़्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। बस ये ना ध्यान में रखना है। दूसरा तरीका देखते हैं कि अरे ठीक है यार जाने दो, हमने हैलाइड चेंज किया है, यानी हैलाइड अलग कर लिए। अब ऐसा करो, कुछ लोग जिद्दी होंगे, कहेंगे नहीं आप एल्किल हैलाइड अलग किए हो, हम क्या करते हैं हैलाइड सेम लेंगे।
तब बताओ कैसे होगा, तब भी देखो कैसे होगा। देखो CH3 हो गया, अब हमने Cl ले लिया, अब CH3 होगा, CH2 होगा, Cl होगा। तो कभी कभी क्या है, अगर आपका एल्काइल हैलाइड सेम आ गया तो नंबर आप कार्बन चेंज करेंगे। किसके चेंज करेंगे? नंबर आप कार्बन चेंज करेंगे। देखिए CH3Cl हो गया, CH3CH2Cl हो गया, यानी CH2 बढ़ गया, यहाँ CH3CH2CH2Cl हो गया, तो यहाँ पर इससे एक CH2 बढ़ गया, तो ये हम कह सकते हैं होमोलोगस सीरीज में जाएंगे। तो अगर होमोलोगस हैं एक दूसरे के, तो हम ये कह सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेक करोगे, तो सेम वही बात है कि देखो मॉलिक्यूल यहाँ पर 2 थे, यानी CH3 और Cl थे, तो आइटम कम थे, सरफेस एरिया कम होगा, तो वंडर वाल फोर्स कम। ये देखो मॉलिक्यूल बड़े हुए तो सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यहाँ पर बात करेंगे और ज़्यादा हो गया, तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। या हम कहेंगे जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहा है, तो देखो यहाँ पर CH3Cl है, तो इसका जानते हो 35.5 आता है, और कार्बन का होता है 12, और 3 यहाँ से मिल जाएगा, तो 3 तो हो जाएगा 15। तो टोटल अगर देखेंगे तो यहाँ पर इतना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, देखिए CH2 है, CH2 मतलब क्या है 14, कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन 14 बढ़ जाएगा, इसमें और 14 बढ़ जाएगा। क्लियर? तो हम कहेंगे इधर जाओगे तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, CH2 यानी 14 का डिफरेंस आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। क्लियर? अब तीसरा क्या हो सकता है, ठीक है, हमने क्या किया, एक बार एल्किल हैलाइड को हमने सेम रखा, और यानी हाइड्रोजन एटम को सेम रखा, दूसरी बार हमने एल्काइल को सेम रखा था। अब अगला क्या कर सकते हैं, अब ये कह रहा है कि अच्छा ठीक है, हमने हाइड्रोजन को हम ज़्यादा रख के देख लेते हैं, कार्बन को सेम रखें। जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 है, Cl है, अब कह रहा है CH2Cl2, अब 2 क्लोरीन लगा दें। अब कह रहा है CH नहीं Cl3 लगा दें, 3 हो जाएगा। अब कह रहा है CCl4 लगा दें, तब तो बवाल हो गया। अब कहेगा अब बताओ कैसे होगा, तो कह रहा है देखो सेम वही बात है, मॉलिक्यूलर क्लोरीन जब बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर लिखते जाएंगे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? चौथा क्या हो सकता है, अब कह रहा है ठीक है ऐसा करो, मॉलिक्यूलर कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ही सेम करके देख लो, आप बहुत घुमा रहे हो, अब घुमा के दिखाओ। तो देखो तब क्या कहेंगे, आंसर आप देंगे। देखो अब मॉलिक्यूलर मास सेम होने का मतलब क्या है कि ये जो है आइसोमेरिक कंडीशन होगा। कैसा कंडीशन होंगे, आइसोमेरिक कंडीशन में जाएंगे। तो देखिए जैसे C4 ले लिए और H9 ले लिए, अब Cl ले लिए। अब इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमने एक नॉर्मल वाला बनाया, CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH2 है, Cl हो गया। तो अगर कहीं भी स्टेट चेन में कोई ब्रांचिंग नहीं है तो इसी को हम कहते हैं एन, तो इसे कहते हैं एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड कह सकते हैं। और इसी टाइप से आपका CH3 है और हमने CH2 ले लिया, CH ले लिया, यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया। क्लियर? या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर आ गया आपका CH3 आ गया, C ले लिए, CH3 ले लिए, CH3 ले लिए, Cl ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ देखो एक ब्रांचिंग हो गई, ये क्या हो गया, ब्रांचिंग हो गया। यहाँ देखो और ब्रांचिंग हो गया। तो कह रहा है कि अगर ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो ब्रांचिंग जो होता है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह मॉलिक्यूलर वेट के क्या हो जाएगा या मॉलिक्यूलर मास के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन एंड कह सकते हैं, एक और कह सकते हैं कि वंडर वाल सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, लेकिन सरफेस एरिया तो क्यों, क्योंकि वंडर वाल फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा तरीका हो सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट अगर आप ब्रांचिंग इंक्रीज करो तो इनवर्सली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ब्रांचिंग अगर बढ़ा रहे हो तो वंडर वाल फोर्स यानी सरफेस एरिया जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। सरफेस एरिया जो होगा वो यहाँ क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ब्रांचिंग इंक्रीज करने से क्या होगा, सरफेस एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, कैसे? जैसे मान लीजिए हम ठंडी का महीना आने वाला है या आ रहा है, तो देखे होंगे हम ऐसे तनिया के नहीं सोते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे गोल सा हो जाते हैं, या जैसे हम गोल से सोते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि ठंडी कम लगे इसलिए हमारी शरीर जो है अडाप्ट करने के लिए क्या करती है, वो गोल हो जाती है। मैंने गोल करना पड़ता है, ये हमारी नेचर है। या आप ठंडी के महीने में जाएंगे तो देखेंगे कुत्ते जो बाहर सोते हैं रोड पे, तो उसे देखे होंगे ऐसे मोड़ करके अपने बॉडी को सोते हैं। क्यों? जब फोल्ड कर लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, मोड़ लेंगे तो हम कहेंगे उनकी सरफेस एरिया कम हो जाएगी,
तो वहाँ पर ठंडक उनको कम लगेगा। वही बात यहाँ पर भी है कि जब आप ब्रांचिंग इंक्रीज कर दोगे तो मॉलिक्यूल कैसे हो जाएंगे, स्फेरिकल हो जाएंगे, गोल से हो जाएंगे। तो जब स्फेरिकल हो जाएंगे तो उनके बीच में जो वंडरवाल फोर्स लगेगा वो क्या होगा, कम लगेगा। वंडरवाल फोर्स कम लगेगा तो इजीली भैया अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट हैं और इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है। यहाँ ब्रांच हो गया तो वंडरवाल फोर्स कम, तो हमके सरफेस एरिया कम, वंडरवाल फोर्स कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम, और इसका सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखें तो 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, और क्या है आपका 3 डिग्री। तो 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, 2 डिग्री का और कम हो जाएगा, 3 डिग्री का और कम हो जाएगा। तो अगर ऐसा दिया है तो आप बता सकते हो। अगला ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट बस इतने 4 कंडीशन आप याद रखेंगे तो आपके सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगला हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगला हम बात करते हैं इसके डायपोल मोमेंट या पोलरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए शेयर करने की। तो अगला हम बात कर लेते हैं। देखिए कोई चीज़ है मेहनत करने से ही आपको मिलने वाली है। आप ये सोचेंगे कि हम एक ही शॉर्ट वीडियो में यानी 50 मिनट में मैं आपको पूरा एल्काइल हैलाइड पढ़ा दूंगा या आपको हेलोरिन, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो कम से कम आपको इसमें लगेंगे तो 4 से 5 घंटे। अगर बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाए तो 6 to 7 आवर्स कम से कम लग जाएंगे। लेकिन हम लोग कोशिश और करेंगे कि और शॉर्ट वीडियो हो जाए, कम से कम हो जाए, जिससे आपको खाली वही पॉइंट्स पढ़ाए जाएँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। तो यहाँ पे अगला जो पॉइंट है हमें फिजिकल प्रॉपर्टी में, वो आपका थर्ड पॉइंट हमें देखना है कि आपका डायपोल मोमेंट चेक करना है। क्या है डायपोल, आपका नहीं मतलब मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट हम लोग मॉलिक्यूल का या कह सकते हैं एंड पोलरिटी भी कह सकते हैं इसका। तो पोलरिटी इसका हम चेक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास RCF है, RCl है, RBr है और क्या है R है। तो पोलरिटी के लिए कौन सा कंसेप्ट लगा हुआ है, पोलरिटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पोलराइज कर ले रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा होती है तो इसका मतलब यहाँ भी माइनस ज़्यादा आएगा, प्लस ज़्यादा आएगा, तो इसका मतलब ये मोर पोलर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, पोलरिटी थोड़ी कम हो जाएगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम होगी तो यहाँ माइनस कम आएगा, तो यहाँ प्लस भी कम आएगा, पोलरिटी और कम। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, तो यहाँ पे प्लस और माइनस भी सबसे कम होगा, तो हम कहेंगे कि ये लेस पोलर होगा। तो इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, क्लोरीन का कम, ब्रोमीन का कम, आयोडीन का सबसे कम होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख करके काट देंगे ताकि आपको जीवन भर याद रहे कि नहीं हमने इसे काटा था, ठीक है। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखो ये श्योर है कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा है अपनी ओर पोलराइज करेगा, ये तो ठीक है। लेकिन क्या होता है यहाँ पर हम जानते हैं डायपोल मोमेंट म्यू इंटू क्या होता है, क्यू इंटू यल क्या होता है। क्यू मतलब होता है चार्ज और यल मतलब क्या है, उसका लेंथ, यानी कह सकते हैं चार्ज सेपरेशन जो प्लस माइनस आ रहा है उसके बीच का लेंथ कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो साइज फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन की साइज जो होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, स्मॉल होती है। स्मॉल होने की वजह से बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा पास आकर बना लेते हैं, तो बॉन्ड की जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो डायपोल मोमेंट भी क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन नंबर कहाँ जाएगा, नंबर यहाँ चला जाएगा। तो इसका R हो जाएगा, Cl हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा RF हो जाएगा, और फिर RBr हो जाएगा और RI हो जाएगा। अब एग्जाम में हो सकता है आपको ऐसे दे दे, CH3 है, Cl दे दे, CH3 है, EF दे दे, CH3 है, Br दे दे, CH3 है, I दे दे, तो ठीक है। तो यही ऑर्डर हो जाएगा। एक और चीज़ याद रखना है, वेरी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर देखो यह Cl है, F है, Br है, I है। तो इसको अगर देखेंगे तो Cl फिर F है, फिर Br है और फिर क्या है I है, ये ऑर्डर है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर। तो इलेक्ट्रॉन जो है एफिनिटी ऑर्डर, ये आपका कहाँ पे मिल जाएगा, 17th ग्रुप एलिमेंट यानी हाइड्रोजन फैमिली में आपको ये मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो अगर हम पी ब्लॉक का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसको आप देख सकते हैं, वो काफ़ी आपका हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो चलिए अब ये हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सा शो करेगा इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो इसमें हमें रिएक्शंस को चेक करना होता है। तो इसमें जो पहला रिएक्शंस होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है।
और दूसरा अगर बात करें तो हम एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा बात करते हैं मेटल और एल्काइल हैलाइड। तो इसमें हम लोग केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक जाएंगे, क्योंकि वीडियो होगा लंबा तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हमारा माइंड काम करता है प्रॉपर तरीके से, और हम लोग इसमें केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तक ही जाएंगे, और बचेगा एलिमिनेशन और मेटल के साथ रिएक्शन जो होगा, ठीक है, और उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन, उसको हम एक वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें आप केमिकल प्रॉपर्टी हेडिंग डाल सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी लिखते जाएंगे, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे से आप नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसी को हम एसएन रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें रिएक्शन 2 टाइप का पढ़ना है, होते तो 3 टाइप के हमें पढ़ना होता है, SN1, SN2 और SNI, लेकिन हमें इसमें जो केवल ध्यान देना है SN1 और SN2, ठीक है। तो SN1 और SN2 के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसका हम लोग खाली एग्जांपल यानी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो SN1 और SN2 में जो है उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ डीप में हमें स्टडी करने की ज़रूरत है, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं इसके एग्जाम्पल को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते क्यों है या ये रिएक्शन देता क्यों है। तो देखिए हमने अभी बात किया कि जैसे अल्काइल हैलाइड है तो ये माइनस होता है और ये क्या हो जाता है आपका प्लस। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब ऐसा सब्सटेंस होते हैं यानी स्पेसीज होते हैं जिसके पास क्या हो, या तो भाई साहब ये दो इलेक्ट्रॉन हो यानी लोन पेयर कम से कम हो। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इन 1 लोन पेयर क्या होना नेसेसरी है, या हम ये कहेंगे कि इस पर माइनस अगर आ जाए किसी तरीके से तो भी वो न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, ठीक है। तो ये हो जाता है न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा भाई, देखो ये माइनस है तो वहीं जाएगा जहाँ प्लस होगा इसका पार्टनर, यहाँ देखो यहाँ अटैक कर दिया, और एक्स माइनस क्या हो जाएगा यहाँ बाहर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर आर मिलेगा और NU मिल जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से एक्स भैया बाहर, तो एक्स जब बाहर होगा, अब सोचो जरा कि जब यहाँ अटैक करेगा तो प्लस पे अटैक करेगा, इसका मतलब ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन यानी आर है, आर अपना आर मतलब एल्काइल ग्रुप है, कार्बन है यानी जैसे CH3 है तो यहाँ पे कार्बन है, तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक्स को डोनेट कर देगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 7 में से तो एक तो बॉन्ड बना लिया था, कितना बच गया था 6, तो यहाँ पर हम 6 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं और एक और आ जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर टोटल हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएंगे 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पर आ गया माइनस। अब आपको ये नहीं लग रहा होगा, देखो यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये न्यूक्लियोफाइल ये भी है, न्यूक्लियोफाइल ये भी है, तो हम कहेंगे कि ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। तो देखो अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, आप स्कूल में बहुत ही अच्छे हो, या आप जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आप बहुत अच्छे हो, रैंकर हो, ठीक है। और अगर आप इससे कोई दूसरा आ गया, पार्टनर आ गया, ठीक है, क्लासमेट आ गया, अब वो क्या करे, अब मैं वो भी आपसे ज़्यादा मेहनती है तो वो ज़्यादा मेहनत करते जाएगा और आपको नंबर 1 से डिस्प्लेस कर देगा, यानी आप वीक हो गए और वो स्ट्रांग हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रांग होगा वही दूसरे को डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, अब ह्यूमन बीइंग में भी देखिए कि डिस्प्लेसमेंट कौन होता है, विस्थापन कौन होता है, जिसका विस्थापित होता है यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर कहाँ क्यों जाता है, क्योंकि वो कमज़ोर होता है। तो जो कमज़ोर होगा वही डिस्प्लेस होगा, वही वहाँ से हटेगा, जो स्ट्रांग होगा वो कभी नहीं हटेगा। तो इसलिए जीवन में याद रखिए कि हमें भी स्ट्रांग होना है, ठीक है। तो स्ट्रांग तब होंगे जब आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे एक्स माइनस बाहर, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, सबस्ट्रेट पर रिएक्शन करके क्या करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है, वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी दो रिएक्शन इन व्हिच द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस द वीक न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, तो अब यही हमें जो पढ़ना है वो हमें एग्जाम्पल ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे कि
लिखेंगे सम एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल अगर बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास है R1 एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, कैसा एक्वा सॉल्यूशन ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं एक्वा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये है आपका माइनस, ये है आपका प्लस, यहाँ पर है आपका प्लस, ये के प्लस होता है और ओ एच माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे पे प्लस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ रीड कर देगा और क्या बन जाएगा आर और ओ एच और क्या बन जाएगा के एक्स। या सिंपल सी बात करो, ओ एच माइनस जो है इस पर क्या है माइनस है और इसके पास लोन पेयर है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। तो के ओ एच में जो ओ एच माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल है और यही न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा प्लस पे अटैक कर देगा और एक्स क्या हो जाएगा बाहर और एक्स माइनस के साथ रिएक्शन करके के एक्स बना लेगा, क्लियर। तो ये हमें देखने को मिला। अब एग्जाम्पल इसका हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लिया आर है, आर के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लिया आपका CH3 है और हमने CH2 ले लिया और यहाँ एक्स के जगह पर एक्स क्या ले सकते हो, तो कह सकते हैं क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन ले सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर KOH लेना है तो KOH ले लिए, लेकिन ध्यान में रखना कैसा लगना है एक्वस लेना है, क्या लेना है आपको एक्वस लेना है। अब OH माइनस क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा, Cl क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर, तो हो जाएगा आपका CH3 CH2 और OH यहाँ से आकर के जुड़ जाएगा तो OH हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका KCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका KCl बनेगा, क्लियर। तो इसका नेम अगर देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं क्लोरोइथेन, क्या बोलते हैं हम क्लोरोइथेन। अगर आपको IPSC नेम नहीं आता है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो आप जा करके प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं या मैं आइकॉन जो वहाँ पर अभी आएगा आई करके उस पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं IPSC नेम, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में जा करके आप इसको देख सकते हैं। तो क्लोरो मीथेन सॉरी क्लोरो हो जाएगा और 2 कार्बन है तो इथेन हो जाएगा। इसमें बात करते हैं तो इसको क्या है इथेनॉल, इसे क्या बोलते हैं इथेनॉल बोलेंगे, या इसका जनरल नेम जो होता है वो इथाइल एल्कोहल होता है, क्या होता है इथाइल एल्कोहल। इसी टाइप से अगर देखें कि जैसे मान लीजिए CH3 है और CH है और CH3 ले लिया और हमने यहाँ पर Br ले लिया, KOH के साथ हमने रिएक्शन करा दिया तो यहाँ से K प्लस और Br माइनस निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा होगा CH3 और यहाँ CH है और यहाँ CH3 और यहाँ बन जाएगा OH, क्लियर। तो इसका नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3, तो 2 ब्रोमो क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन, क्या बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। इसका बात करोगे तो 1 हो गया 2 हो गया 3 मतलब हो गया प्रोपेन, तो प्रोपेन हो जाएगा लेकिन कहाँ पे दूसरे पे, तो 2 प्रोपेनॉल क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल और क्या बनेगा आपका KBr बनेगा, क्या बन जाएगा KBr, क्लियर हो गया। तो हम कह सकते हैं ये एल्कोहल हो गया, मतलब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, इसके जगह पर के इसके जगह पर NaOH भी ले सकते हैं, एक्वा सॉल्यूशन बशर्ते होना चाहिए। अब दूसरा मेथड इसी में एक और देख लेते हैं कि अगर हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो भी ये क्या करता है एल्कोहल बन जाता है। देखिए RX है, उसके बाद क्या है Ag2O है, ठीक है, और यहाँ हम लिख दिए मॉइस्ट, तो मॉइस्ट लिख दिए क्या बन जाएगा, तो बनेगा ROH और उसके बाद क्या बनेगा AgX बनेगा। अब आपको ये समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मॉइस्ट दिया है सिल्वर ऑक्साइड, यहाँ H दिख ही नहीं रहा है तो कैसे ROH बन गया। तो यहाँ ध्यान में रखना है कि मॉइस्ट दिया ना, मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर मतलब वाटर दिया होगा, यानी इसमें कह सकते हैं कुछ नमी होगी तो वाटर से क्या करेगा ये रिएक्शन करता है सिल्वर ऑक्साइड, तो क्या बनाता है AgOH, क्या बनाता है AgOH बनाता है, ध्यान में रखेंगे। तो कहीं कहीं Ag2 वो ना दे करके कैसे देगा R देगा, X दे देगा और AgOH दे देगा, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर फिर वही बात आ गया कि ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस क्या होगा न्यूक्लियोफाइल होगा, ये यहाँ प्लस वाले सेंटर पे यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देगा और ये होगा बाहर, तो ये अटैक करा यहाँ पे तो आ गया क्या ROH बन गया और क्या बन गया AgX बन गया। सिंपल सा है, देखिए मैकेनिज्म बहुत ही रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ईजी होते हैं। आप बशर्ते लिखते जाए, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, आपके बुक में बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और कोई ये ध्यान में रखिए कि कभी भी ध्यान में ये रखना है कि सफलता जो होती है वो अचानक नहीं मिलती है, आपको दिन रात तो एक करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लाइफ में कंपटीशन जाते हैं, लोग आपसे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो आप कहीं भी खड़े होंगे या मैं कहीं भी खड़ा होऊंगा तो मुझसे भी बहुत से अच्छे लोग होंगे, बेटर होंगे, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमें अगर मेहनत करना है, नहीं आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, तो इसलिए आप मेहनत करते रहिए। और देखिए यहाँ पर और CH3 है CH2 है और यहाँ पर X के जगह पर क्या ले सकते हो
Cl लिख सकते हो, या Br लिख लो या I लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ Ag है, OH है, और तो क्या हो जाएगा यहाँ से AgCl, क्या बन जाएगा AgCl, और यहाँ क्या मिल जाएगा आपको CH3 और CH2 है, OH है, और क्या बन गया आपका AgCl हो गया, क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से क्या मिल जाएगा इथेनॉल, क्या मिल जाएगा आपको इथेनॉल, और ये क्या है आपका क्लोरो इथेन, ठीक है। तो या तो OH के जगह पर क्या दे देगा Ag2O दे देगा, तभी बन जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा CH3 CH2 हो जाएगा, OH हो जाएगा और प्लस Ag हो गया, ठीक। ये हमने देख लिया, ये था एल्कोहल का प्रिपरेशन था, क्या था आपका एल्कोहल का प्रिपरेशन। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, जैसे मान लीजिए आपका है दूसरा मेथड हो गया, या लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, इसी को हम कह सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अगला वाला जब ईथर आएगा तो उसको भी हमें ईथर चैप्टर में भी ये मिलेगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है, RH है, और हमने ले लिया RONA, तो इसको बोलते हैं हम सोडियम, क्या बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, क्या बोलेंगे हम एल्कोक्साइड, क्लियर। या हम ये कह सकते हैं सोडियम साल्ट ऑफ एल्कोहल भी बोल सकते हैं इसको, क्लियर। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखो RO माइनस है, RO क्या है माइनस, और Na क्या प्लस, तो ये माइनस वाला ही तो अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा भाई, यहाँ प्लस पे अटैक करेगा, X माइनस को क्या करेगा बाहर, तो ये क्या करेगा यहाँ अटैक करेगा, X माइनस बाहर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं R हो जाएगा, और O आकर के यहाँ जुड़ गया, तो ये O हो गया, और क्या हो गया R, देखो RO हो गया, देखो RO हो गया, और ये R आकर जुड़ गया, Na जो होगा OX के साथ रिएक्शन करेगा तो NaX हो जाएगा। या इसी को और सिंपलेस्ट लिखना है तो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे RONA को हम ऐसे लिख सकते हैं NaOR, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये जानते हो ये -X होता है तो NaX निकल जाएगा, तो हो जाएगा ROR और NaX, इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल आप चेक कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका है CH3 है, और यहाँ पर X है, X की जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सकते हैं, फ्लोरीन नहीं लेंगे, यहाँ पे फ्लोरीन रिएक्शन नहीं देगा। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि अगर क्लोरीन है, यहाँ Na होगा, O होगा, R होगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा NaCl निकल जाएगा, और ये अगर अटैक कर देगा तो हम कहेंगे CH3। अब R के को भी चेंज कर लीजिए, R को क्या चेंज कर लीजिए, मान लीजिए CH3 है तो क्या जुड़ेगा, देखो CH3 बन गया ईथर, क्या बन गया ROR, इसी को क्या बोलते हैं ईथर बोलते हैं ROR, तो ये हो जाएगा, और NaCl यहाँ से मिल जाएगा। अब नेम अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ पर अगर देखें तो ये है आपका सबसे पेरेंट चेन आपको चूज करना हो, नंबर 1 जो ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन होगा, तो आपको ऑक्सीजन के इस तरफ चेक करना होगा, इस तरफ, तो इस तरफ देख रहे हैं आपका केवल CH3 है, इस तरफ देख रहे हैं ये भी CH3 है, तो एक ही दोनों साइड सेम है, तो हम इसको पेरेंट मान लेते हैं, बचा क्या यहाँ पर है, तो 1 कार्बन का जो रूट वर्ड होता है उसको बोलते हैं मेथ, क्या बोलते हैं मेथ, ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, मेथॉक्सी, 1 कार्बन है तो क्या हो जाएगा मीथेन, इसको बोलते हैं मेथॉक्सी मीथेन, क्या बोलते हैं मेथॉक्सी मीथेन बोलते हैं, क्लियर। तो इसे हो गया आपका ईथर। अब इसी टाइप से आप और भी बदल सकते हैं, जैसे मान लिया हमने CH3 ले लिया, CH2 ले लिया, और Cl ले लिया, और इसमें हमने ले लिया NaO, और यहाँ पर भी आप बदल सकते हो C2H5 भी आप कुछ ले सकते हो, जैसे हमने मान लीजिए नहीं बदला तो वही रखते हो CH3ONa, तो इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड, सॉरी मिथॉक्साइड, जिसको क्या बोलेंगे हम सोडियम मिथॉक्साइड। और ऐसा करते हैं यहाँ पर C2H5 ले लेते हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तो C2H5 तो क्या हो जाएगा इथॉक्साइड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा इथॉक्साइड, तो यहाँ पर Na होगा, यहाँ पर माइनस, तो NaCl यहाँ से निकल गया, और ये बन गया आपका CH3 और CH2O, और हो गया CH3, तो इसी को कह सकते हैं, देखो नंबरिंग करेंगे तो 1 हो गया 2, ये छूट गया तो इसी का नाम लिखना है, तो 2 कार्बन का रूट वर्ड एथ होगा, ऑक्सीजन के साथ लगाओगे ऑक्सी हो जाएगा एथॉक्सी, और 2 कार्बन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इथेन, तो एथॉक्सी क्या हो जाएगा इथेन हो जाएगा, क्लियर। तो ये था आपका विलियमसन सिंथेसिस था। एक और रिएक्शन आप ले सकते हो, जैसे मान लीजिए अब ये कह दे, अब इसी में एक और पूछ सकता है, क्या कह सकता है कि ईथर अगर आपको बनाना है तो आप सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा हुआ, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं CH3 ले लिए, यानी सॉरी R ले लिए, और यहाँ पर हमने X ले लिया, और सिल्वर ऑक्साइड ले लिया हमने, तो Ag2O होता है इसका, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो हम कहेंगे ROR बन जाएगा,
और AgX बन जाएगा। इसको कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पे R है, X है, और Ag2O कैसे लिखेंगे, AgOAg, ठीक है, Ag2O हो गया। अब इसके एक और मॉलिक्यूल को लाना होगा, तो यहाँ X लिख सकते हो यहाँ, अब यहाँ जानते हो AgX बन जाएगा, माइनस प्लस, Ag प्लस होता है, मेटल है, ये माइनस होगा, तो ये है AgX। तो ये R बचा, O बचा, R बचा, तो ये क्या लिखो, ROR, और यहाँ पर ध्यान में रखेंगे ये जगह AgX कितना हो जाएगा, 2। तो हम कह सकते हैं ये हो गया आपका सिल्वर ऑक्साइड, लेकिन ये मॉइस्ट नहीं है, इसको हम ड्राई ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हो तो आपका ईथर बनेगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर मॉइस्ट के साथ रिएक्शन करा दिए तो एल्कोहल बन जाएगा। ये दोनों ध्यान में रखेंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट में कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको आप चेक करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लिया आपका CH3 है, X के जगह पर आप CH3 CH2 ले लिए, और X की जगह पर हमने ब्रोमीन ले लिया, और सिल्वर ऑक्साइड के साथ हमने क्या कर दिया, रिएक्शन करवा दिया। लेकिन कैसा है, ड्राई है, तो ड्राई है तो क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा, ठीक है। तो CH3 हो जाएगा, और CH2 कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 2, तो हो जाएगा CH2 और CH3, और बन जाएगा क्या, AgBr, कितने बनेंगे, 2, इसके कितने लिए, 2, या तो फिर समझ लेंगे, इसको एक बार ऐसे लिख लेंगे, CH3 हो जाएगा, CH2 लेना है, Br लेना है, Ag2O क्या लिख सकते हो, AgOO Ag, क्लियर, और प्लस Br CH2 CH3, क्लियर। अब यहाँ से क्या निकालना, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है बबुआ, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो क्या हो गया, बन गया क्या, CH3 CH2O, CH3 CH2O, और फिर क्या गया CH3, तो ये इधर जुड़ेगा इधर, और Ag-Br यहाँ से निकल जाएगा, क्लियर हो गया। तो इधर आपको अगर बनाना है तो आप 2 तरीके, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ये विलियमसन सिंथेसिस नहीं है, ये वाला विलियमसन सिंथेसिस के अंडर नहीं आता है, क्लियर। आप जब एल्कोक्साइड ही लेंगे तभी वो विलियमसन सिंथेसिस होगा, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं कि अगर हम रिएक्शन, आपको एल्काइल साइनाइड अगर बनाना है, क्या बनाना है, एल्काइल साइनाइड। देखो साइनाइड क्या होता है, बहुत ही जहरीला होता है ना, तो आइसोसाइनाइड देखे होंगे भोपाल ट्रेजिडी, वहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भयानक प्रॉब्लम हुआ था, कितने लोग मर गए थे। तो आज साइनाइड की हम बात कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं था, ठीक है, वो आइसोसाइनाइड था। अगला देखते हैं यहाँ पर, अगर एल्कोहल बन गया हमारा, ईथर बन गया। तीसरा अगर हम बात कर लेते हैं तो एल्काइल, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड, ठीक है। तो एल्काइल साइनाइड में अगर देखते हैं, देखिए R हो गया, X हो गया, और एल्काइल साइनाइड को कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो पोटेशियम साइनाइड है, एल्कोहलिक, कैसा है, एल्कोहलिक। रिएक्शन करा दोगे तो ये जानते हो आपका ये प्लस होगा, ये माइनस बाबू हो गए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, भाई साहब ये अटैक कर देंगे, यहाँ आ जाएंगे बाहर, तो क्या हो जाएगा, R हो गया, CN हो गया, और प्लस KX हो गया, क्या हो गया, KX हो गया, क्लियर। तो इसी को अगर रिएक्शन लिखाओगे तो CH3 हो जाएगा R के जगह पर, और यहाँ X है तो यहाँ पर Br लिखोगे, और KCN है यहाँ पे रहेगा, एल्कोहलिक है, ध्यान में रखेंगे। रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से KBr यहाँ से निकल जाएगा, तो बन जाएगा CH3 और CN। तो इसका नेम क्या हो सकता है, तो इसको कहते हैं, 2 तरीके से इसे नाम लिखेंगे। अगर हम साइनाइड के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये हुआ मिथाइल, तो इसको बोलेंगे मिथाइल, और यहाँ CN को बोलते हैं साइनाइड, क्या बोलेंगे हम, साइनाइड। या एक और नाम बोल सकते हैं इसका, कि अगर 2 कार्बन है तो इसको बोलेंगे इथेन, क्या बोलेंगे, इथेन, और नाइट्राइल जोड़ देंगे, क्या बोलेंगे, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हम मिथाइल ब्रोमाइड लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड लेते हैं, मिथाइल आयोडाइड को हम पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो आपको मिथाइल साइनाइड मिल जाएगा। अगर C2H5 के साथ रिएक्शन कराओगे तो C2H5 मिल जाएगा, क्लियर। अब एक और इसी में रिएक्शन पर आप पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर हम लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ, अभी जो आइसोसाइनाइड की बात हो रहा था, तो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, और एल का यानी एल्काइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया R ले लिया और X ले लिया, और यहाँ पर हमने AgCN ले लिया, क्या ले लिया, AgCN ले लिया, एल्कोहलिक कंडीशन भी ले लिए, और बनेगा, अब देखिए यहाँ पर बनेगा RNC बनेगा, क्या बनेगा, RNC बनेगा, और AgX। अब आपकी फ्यू जुड़ गई, मेरी फ्यू जुड़ गई, कैसे,
अब ये कैसे हो गया, देखो यहाँ है मेटल, यहाँ माइनस, तो आपको लगेगा कि यहाँ उड़ा दें इसे भैया, तो यहाँ सी एन अटैक करोगे तो यहाँ उड़ाओगे तो एन सी लगाओगे, यानी सी एन ऐसे बनाओगे तो उड़ जाओगे, नंबर ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमें जो ध्यान रखना है वो कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट इसमें क्या कहता है, यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई, यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई, दिखने में तो एक ही टाइप के हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे, इसमें जो बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है। क्या होता है, आयनिक होता है। ये जो बॉन्ड होता है ये होता है कोवैलेंट। अब यहाँ थोड़ा सा हम मैग्नीशियम समझते हैं तब हमें समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ देखो CH3 है और हमने लिया था Br, KCN के साथ हमने रिएक्शन करा दिया था, तो हमने कह दिया CH3 बन जाएगा, CN बन जाएगा और KBr। हमने बेवकूफ़ बनाया और हो गया काम खत्म। लेकिन हमें बेवकूफ़ बनना नहीं है, हमें जानना है रीजन कि कैसे हो गया। तो देखो यहाँ पर KCN जो होता है ये होता है आयनिक। जब आप इसको डिजॉल्व करोगे यानी रिएक्शंस कराओगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक हो गया तो K+ अलग हो गया और यहाँ पर CN अलग। तो CN के पास क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, यहाँ पर कार्बन के पास लोन पेयर, यहाँ माइनस होगा। अब ये फ्री घूम रहा भैया, घूम रहा है, चाहे जहाँ से अटैक करेगा। अटैक कहाँ से करेगा, जहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, जहाँ से स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब देखो यहाँ से अगर कार्बन से अटैक, दो साइड हैं इसके पास, एक ये साइड है और एक साइड है, यानी अब ये दोनों साइड से रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। तो कहते हैं दो मुँहवा सांप होते हैं ना, दो मुँह वाले सांप होते हैं, तो उधर से भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, यानी इधर से भी अटैक करेंगे, इधर से भी अटैक करेंगे, क्लियर। तो वही हाल इनका भी है। तो ये होते हैं एम्बीडेंट लिगेंड। क्या नाम बोलते हैं, एम्बीडेंट लिगेंड, यानी ऐसा एम्बीडेंट, सॉरी लिगेंड नहीं बोलेंगे, लिगेंड आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको हम लिगेंड बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, ये याद रखेंगे। यानी ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो इसके पास दो डोनर आइटम होंगे, यानी दो साइड से अटैक कर सकता है, उसको हम एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। अब यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो देखो यहाँ कार्बन जब ये फ्री हो गया, कार्बन भी फ्री है, नाइट्रोजन, दोनों पोल इसके दोनों जो सिरे हैं, इंड हैं, वो क्या है, फ्री हैं। तो अब अटैक यहाँ से भी कर सकता है यहाँ, लेकिन अब बॉन्ड जो फॉर्म होगा, जो स्टेबल होगा, तो देखो ये कार्बन होगा, ये कार्बन, बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन कार्बन की साइज क्या होगी, सिमिलर। तो कार्बन कार्बन की साइज जब सिमिलर होगी तो इसका मतलब C अटैक करके CH3CN बना लेगा, क्लियर। N नहीं अटैक कर पाएगा। लेकिन अब यहाँ क्या बात आ गई, AgCN वाले केस में, तो AgCN को देखो, Ag है, CN है, कुछ हम इस तरीके से ले सकते हैं। तो Ag जो होता है ना वो ऐसे होगा। अब एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड में हमने ले लिया CH3 है और हमने Br। अब उल्टा मैं लिख रहा हूँ थोड़ा, ये होता है भाई साहब कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड हुआ, अब रिएक्शन तो कराए, बेचारा फ्री नहीं हो पाया, कार्बन यहीं मोहमाया में फंसा हुआ है Ag के साथ। अब मोहमाया में फंसा हुआ तो इससे ब्रेक नहीं हो पाया। अब ये भी लालच में आ गया, भाई देखो लोन पेयर है, हम यहाँ अटैक कर देंगे। अब ये क्या कर सकता है, ये जब कोवैलेंट बॉन्ड है ये फ्री नहीं होगा, फ्री नहीं होगा तो अटैक कौन करेगा, तो ये नाइट्रोजन होगा, यही अटैक कर देता है और Br बाहर हो जाता है। तो जब Br बाहर होगा तो हम ये कह सकते हैं यही Br माइनस क्या करेगा, अब Ag के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो ये जाता है यहाँ और ये जाता है यहाँ, तो हम कहेंगे अब यहाँ नाइट्रोजन बॉन्ड बना लिया, तो क्या बन गया आपका, देखो CH3, ये CH3 है, ये N से बॉन्ड बना, N हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, C, तो ये हो गया NC। तो इसी को क्या बोलते हैं, CH3 और NC हो जाएगा। तो यहाँ आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका, आइसोसाइनाइड। ये ध्यान में रखेंगे, अगर रीजन पूछता है तो हम कहेंगे कि पोटेशियम साइनाइड जो होता है ये आयनिक होता है। आयनिक क्यों होता है, तो कार्बन और पोटेशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से आयनिक होता है। सिल्वर और कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से ये कोवैलेंट होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालना होगा तो आप देख सकते हैं, कार्बन का देख लेंगे, सिल्वर का, दोनों में से घटा लेंगे, जो आएगा वही होगा। यहाँ पोटेशियम और कार्बन का देख लेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो जिसकी ज़्यादा आएगी वो आयनिक कंपाउंड, क्लियर। तो ये हो गया आपका। एक और इसी सेम टाइप का है एम्बीडेंट लिगेंड में, इसका थोड़ा सा और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, जैसे मान लिए RX था और हमने क्या कर लिया, AgCN के साथ रिएक्शन कराया, एल्कोहलिक कंडीशन लिया था, तो बन गया था RNC बना था, आइसोसाइनाइड बना हुआ था, और प्लस क्या बना था, AgX बना था, क्लियर। अब यहाँ पे अगर बात करें तो R के जगह पर क्या ले लें हम, CH3 ले लें, और यहाँ पे Cl ले लें, और यहाँ पर Ag ले लें,
और यहाँ पर NC ले लें, सॉरी CN ले लें। तो अटैक कौन करेगा, ये नाइट्रोजन यहाँ से अटैक करता है, तो ये Cl निकल जाएगा, यहाँ AgCl हो जाएगा। तो हम कहेंगे CH3 NC हो जाएगा। देखो CH3 है, N जुड़ गया, C जुड़ गया, तो NC हो गया। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, AgCl। तो इसी को बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या है ये, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसे यही जो था भोपाल में देखे होंगे, ट्रेजेडी इतनी बड़ी हुई थी, अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है, जो यहाँ से मार करके और रातों रात भाग लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ये हो गया मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला रिएक्शन का चेक करते हैं। अगर हम इसको अमोनिया के साथ हीट कर देते हैं, किसके साथ, अमोनिया के साथ हीट कर देते हैं, तो क्या बन जाता है। तो आई थिंक ये होगा, अगला जो भी होगा नोट कर लेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ एमाइन, फॉर्मेशन ऑफ एमाइन लिख सकते हैं। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं और इसको हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया NH3, ठीक है, तो NH3 हो जाएगा। रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा RNH2 और क्या बन जाएगा, कहेंगे HX बन जाएगा। तो इसे हम क्या करते हैं, सील्ड ट्यूब में, ठीक है, सील्ड ट्यूब में हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है, देखो R है X है, ऐसे लिखना है। NH3 को क्या, अमोनिया को कैसे लिख सकते हैं, H है और NH2 है। क्लियर। तो यहाँ पर देखा मैग्नीशियम हम नहीं बता सकते, यहाँ पे मैग्नीशियम की ज़रूरत है, तो मतलब बताया जा सकता है, लेकिन अब थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि ये कोशिश किया जा रहा है कि केवल हम रिएक्शंस को समझें। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। अब देखो यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ जानते हो, यहाँ हाइड्रोजन जानते हो प्लस में, ये माइनस में, ऐसे याद रख लेना। तो यहाँ से HX निकल जाएगा और NH2 जो होगा यहाँ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा R और यहाँ NH2 हो जाएगा और क्या बन जाएगा, HX। क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारे पास R है, R के जगह पर CH3 ले लिया मैंने, CH2 ले लिया, Cl ले लिया, या Br ले लिया, या I ले लिए, कुछ ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे तो अमोनिया को कैसे लिख सकते हैं, NH3 को HNH2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अल्कोहलिक कंडीशन होगा, हीट करेंगे सील ट्यूब में, देखो CH3 है, CH2 है और NH2 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा आपका HBr। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं एमाइन। क्या कहते हैं इसको, एमाइन। तो फॉर्मेशन आप एमाइन ले सकते हो। अब यहाँ हो गया CH3 CH2 NH2 हो गया, तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री। ये देखो ये नाइट्रोजन है, इससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं, एक। तो हम कहेंगे ये 1 डिग्री एमाइन है, 1 डिग्री एमाइन, जिसको बोलते हैं देखो 2 कार्बन है, जिसको बोल रहे हैं इथेन। क्या बोलेंगे, इथेन। और ई को हटाकर एमाइन, तो इथेनामाइन, इसका नेम हो जाएगा इथेनामाइन। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन अगर आप एक्सेस में लेते हो तो अभी भी यहाँ हाइड्रोजन है तो आगे बढ़ जाएगा। जैसे अब उसी को रिएक्शन करा दें तो CH3 है, CH2 है, अब NH2 है, तो NH2 है ना, तो इसका भी अभी हाइड्रोजन एसिडिक है, ये दे सकता है। तो हम ये कह सकते हैं, देखो ये NH2 है, अब इसको हम लिखें क्या, ऐसे NH बॉन्ड H लिख सकते हैं, और एक मॉलिक्यूल फिर से ये वाला आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने एल्काइल हैलाइड यानी इथाइल ब्रोमाइड तो बहुत ज़्यादा लिया है, वो फिर से आ जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और यहाँ पर Br, तो फिर से यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से Br। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया देखो CH3 CH2, यहाँ बचा क्या NH, यहाँ NH होगा और फिर ये कहाँ जुड़ेगा यहाँ पे, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा आपका CH2 और होगा CH3। तो हम कहेंगे ये बन गया क्या, 2 डिग्री। देखो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से है, 1 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, डायरेक्ट 2 कार्बन से है। तो अगर 2 डिग्री एमाइन बनाना है तो दूसरी बार आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा, इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमाइन। IPSC नेम लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लो। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 है 2 कार्बन का, तो ये तो एमाइन में चला गया, बचा ये, तो इसको क्या बोलते हैं, 2 कार्बन वाले को इथाइल, तो हो जाएगा इथाइल, और 2 कार्बन है तो एक बोलेंगे इथेन, और इथेन में से ई हटा करके एमाइन जोड़ देना है, तो इथेनामाइन। तो अब लेकिन ये इथाइल है कहाँ पे, तो कहेंगे नाइट्रोजन पे है, तो इसको यन कह सकते हैं। इथाइल कहाँ पे है, यन पे है, यानी नाइट्रोजन है, तो यन इथाइल इथेनामाइन इसका नाम पड़ जाएगा। अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो अगर हम इसको शॉर्टकट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखो CH3 CH2, ये भी है CH3 CH2, ये भी है CH3 CH2, 2 हो गए, तो इसको मैं होल ट्वाइस कर दे रहा हूँ, यहाँ NH। ठीक है, ये दोबारा आएगा, फिर से रिएक्शन करेगा, तो NH को लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ क्या है आपका CH3 है और CH2 का कितना है, होल ट्वाइस, फिर एक मॉलिक्यूल ले आ जाएगा दोबारा। यानी ये तब तक रिएक्शन करेगा जब तक कि ये अमोनिया का 3 हाइड्रोजन जो है वो अलग नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो क्या बन जाएगा आपका, CH3 बन जाएगा, और उसके बाद जो है CH3 है, CH2 का होल, सॉरी यहाँ पर आपने एल्काइल हैलाइड नहीं लिया, तो CH3 है
और CH2 है और Br है, ये ले लिया। अब यहाँ से H निकालना है, यहाँ से Br ने, तो HBr निकल गया। क्या बनेगा, तो कहेंगे CH3 है, CH2 है का होल ट्वाइस यहाँ था, बचा क्या N, यहाँ N हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा आपका क्या CH3 CH2 और CH3, यानी ये बन गया आपका 3 डिग्री। कितने से डायरेक्ट जुड़ेगा 3 डिग्री से, तो इसे बोलेंगे हम 3 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन। नेम अगर देखेंगे तो देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, N CH2 CH2 CH3, यह है आपका CH2 और यहाँ देखेंगे तो CH2 और CH3, क्लियर हो गया। तो CH2 सॉरी ये ज़्यादा हो गया CH3 ऐसे। तो हम कहेंगे देखो एक तो पैरेंट में ये चला गया, लॉन्गेस्ट चेन 2 ही कार्बन का मिला है, और ये कहाँ पे है, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो कहाँ पे है, नाइट्रोजन पे, तो N कामा N डाई CH3 CH2 क्या बोले इथाइल, तो डाई इथाइल हो जाएगा। और कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इथेन में से ई हटा दोगे एमाइन, इथेना, ये हो जाएगा इसका। अभी ये हो जाएगा आपका। ये अगले वाले चैप्टर जो हम एमाइन देखेंगे तो एमाइन में भी ये आपको मिलने वाला है, तो ये इसको हम कह सकते हैं इट इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ एमाइन, तो फॉर्मेशन ऑफ एमाइन में हम इसको देख सकते हैं। अगला देखते हैं, तो यहाँ पर हम एक और रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है R है और उसके बाद X है, और इसको हम पोटेशियम नाइट्राइड KNO2 के साथ अगर हम रिएक्शन करा देते हैं तो क्या होता है KNO2, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा हमारा RONO बनेगा और प्लस क्या बन जाएगा KX बन जाएगा, क्या बन जाएगा KX बन जाएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पर अगर देखें तो R हो गया और X हो गया, और पोटेशियम तो ये देखो ये भी होता है आयोनिक, क्या होता है आयनिक होता है, तो इसमें देखेंगे ये प्लस हो जाएगा, और ये आयनिक होगा तो वो लिख सकते हो N डबल बॉन्ड O हो गया, क्लियर। यहाँ पे हो गया नया ऑक्सीजन, क्या हो गया ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन है ना, अब यही क्या करेगा, इस पर अटैक कर जाएगा, X माइनस बाहर हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि RONO हो गया, देखो RONO हो गया और एक KCl होगा, तो इसको बोलते हैं एल्काइल, क्या बोलेंगे हम एल्काइल, ठीक है, एल्काइल नाइट्राइट, ठीक है, एल्काइल नाइट्राइट होगा। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, R के जगह पर क्या लिख लोगे CH3 लिख लोगे, CH2 लिख लो, और यहाँ पे Br लिख लेते हैं या I लिख लेते हैं। KNO2 के साथ रिएक्शन कराने हैं तो वही बात हो गया कि KNO2 को कैसे लिखोगे, ये आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक, जैसे हमने अभी वहाँ देखा है वही सेम है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर है माइनस, यही माइनस क्या होगा यहाँ पे अटैक कर देगा और ये बाहर हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये CH3 और यहाँ हो गया CH2 और जाएगा वो NO, और प्लस क्या बन जाएगा K प्लस और Br माइनस, के Br निकल जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। तो इसी को बोलेंगे हम इथाइल नाइट्राइट, क्या बोलेंगे हम इथाइल नाइट्राइट बोलेंगे। अब एक और लिख सकते हैं, यानी ये हो सकता है कि इसको लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ, अगला हेडिंग जो होगा लिख लेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइड, ये हो गया नाइट्राइट, सॉरी नाइट्राइट नहीं रहेगा नाइट्राइट। अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो एल्काइल, दूसरा बात कर लेते हैं इसका अलगा, कि अगर हम मान लीजिए RX है और इसको हम सिल्वर नाइट्राइट के साथ, ये जी NO2 के साथ हम रिएक्शन करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये होता है आपका कोवैलेंट, क्या होता है ये कोवैलेंट होता है। वही बात आ गया, क्यों होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो कम होता है, इसलिए होता है। इसको देखोगे तो ऐसे होगा, ये जी ON डबल बॉन्ड हो, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, फिर से चिपके हुए हैं, इसको छोड़ ही नहीं रहे ऑक्सीजन को, तो इसका मतलब ऑक्सीजन अटैक कर ही नहीं पाएगा, तो अब कौन का अटैक करेगा नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो है ये नाइट्रोजन अटैक करता है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, तो यहाँ पे X माइनस होगा या निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा RNO2, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन, क्या बोलेंगे इसको नाइट्रो एल्केन बोलेंगे, ये हो जाएगा AgX, क्लियर, ये हो गया। तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये भी क्या है एम्बीडेंट लिगेंड है, ये भी क्या है आपका एम्बीडेंट लिगेंड है, एम्बीडेंट लिगेंड, ये बात ध्यान में रखेंगे कि सॉरी लिगेंड नहीं कहेंगे, लिगेंड तो कोऑर्डिनेशन में चले गए, और लिगेंड भी याद रखेंगे, अगला वाला जब चैप्टर हम लोग कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो वही आएगा एम्बीडेंट, इसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ कहेंगे, ऑर्गेनिक है तो न्यूक्लियोफाइल। तो हमने जो देख लिया, एक देख लिया आपका KCN देख लिया, ठीक है, के यानी CN देख लिया,
ठीक है, ये होगा, यानी यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N था और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस था, तो ये था, और एक देख लिया हमने NO2, तो वो होगा N होगा, वो होगा, या कहेंगे NO2 होगा। तो ये एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं, क्या, सॉरी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होंगे। क्लियर। अब इसका एग्जांपल देखते रहते हैं। देखिए आपका है CH3 है, CH2 हो गया, और X की जगह पर आप Br लगा सकते हैं, या Br रहने तो बार बार Br लगा रहे हैं, या Br लगा लो भाई। यहाँ Ag है, NO2 है। क्लियर। तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा, Br को बाहर कर देगा, तो क्या बन जाएगा आपका, देखो CH3 बनेगा, CH2 बनेगा और NO2 आकर के जुड़ गया, तो यहाँ NO2 हो जाएगा और प्लस AgBr हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया CH3 CH2 NO2, तो इसको बोलते हैं क्या, नाइट्रो, क्या बोलेंगे हम, नाइट्रो। 2 कार्बन है तो इथेन, तो नाइट्रो इथेन इसका नाम हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर देख लिया। अगला एक और बचा हुआ, उसको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें तो है बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं, लेकिन हम लोग वही बात करेंगे जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी टाइप से अगर हम एक और देख लेते हैं, उसके बाद ख़त्म होता है हमारा लेक्चर इस टॉपिक का। तो है आपका कि अगर आपको हायर एल्कीन बनाना, एल्काइन बनाना, जैसे मान लिया आपका है RX है और यहाँ Na ले लिए और C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर R ले लिया, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस निकल जाएगा और यहाँ पर NaX, तो यहाँ NaX मिल जाएगा, तो R हो जाएगा, C हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ हो जाएगा R, और बन गया क्या, NaX। तो इसको बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम एल्काइलिडीन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ RX की जगह पर क्या लिख सकते हैं, CH3 होगा, CH2 हो जाएगा, और EX की जगह पर क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन, और यहाँ पर सोडियम हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए C है, R की जगह पर क्या लिख सकते हो, या H ही लिख सकते हो या R लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा C, और मान लीजिए हमने CH3 ले लिया, तो यहाँ देखिए यहाँ पर Na प्लस है और Cl माइनस निकल जाएगा, तो क्या बनेगा आपका CH3 CH2 हो जाएगा, और उसके बाद C है, ट्रिपल बॉन्ड C है, और उसके बाद CH3 हो जाएगा। क्लियर, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे इसका IPAC नेम अगर लिखना होगा, उसके बाद NaCl भी निकल जाएगा, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 मतलब पेंट। कितने कार्बन है, पेंट हो गया, 5 कार्बन है, यहाँ पर 2 पे है तो पेंट 2 हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन पेंट 2 आयन हो जाएगा। तो अगर आपको हायर एल्काइन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड जो है क्वेश्चन, नहीं जो रिएक्शंस होते हैं उसको हमने देख लिया एल्काइल हैलाइड में केमिकल प्रॉपर्टी में, जिसमें हमने केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहा है। अगला हम बात करेंगे कि जो है मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, और कह सकते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन कैसे करेंगे, और एलिमिनेशन रिएक्शन, ये तीनों को हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में एक साथ कवर करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया मतलब यही टॉपिक के साथ। ठीक है, तो जय हिंद।